वेलकम टू सिविल्स फोड़ो। आज हम बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर 69th बीपीएससी का पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन देखने वाले हैं। यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज में हम देख रहे हैं पीवाईक्यूज क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब्जेक्ट वाइज हम देख रहे हैं। तो अभी पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो रहा है, इसके पहले हमने और भी सब्जेक्ट्स देखे हैं, आप उसको जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वो सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। और आने वाले एग्जाम के लिए 72nd बीपीएससी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साइंस का ऑलरेडी हो चुका है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो 72nd के लिए ये वीडियो और जो सीरीज है पीवाईक्यू सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपको पूरे क्वेश्चंस का डेप्थ पता चलता है, वैरायटी पता चलता है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किन क्वेश्चंस को बार बार पूछा गया है। यहाँ पे कई क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, हर एक साल का ये सारे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस को अगर आप कर लेंगे तो फिर उसमें वो क्वेश्चन जब रिपीट होते हैं तो दैट्स अ गिवन मार्क, एक्स्ट्रा मार्क्स है आपके लिए, अगर आपने ठीक से प्रिपेयर किया है पीवाईक्यूज को। ठीक है, सो पीवाईक्यूज को करने का तरीका भी है कि इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर कि आप पहले उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, देन पॉज करके एंड देन आगे बढ़ के फिर से आप देखें वीडियो चला के कि उसका सोल्यूशन क्या है। दैट विल रजिस्टर इन योर माइंड। ठीक है, अगर सिर्फ ऐसे देखते रहोगे मूवी की तरह तो वो निकल जाएगा दिमाग से। ठीक है, और मैं इतना इंटरेस्टिंग प्रेजेंट भी नहीं करता, so I know कि my presentation is little bit of boring kind of thing because I make it intense. So yes, so interesting तो नहीं हो पाता, I'm sorry for that अगर आपको नहीं लगता वैसा तो, but anyways 69th का हम पीवाईक्यू देख रहे हैं एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, कंपेयर टू यूपीएससी इसका क्वेश्चंस तो बहुत इजी है। ठीक है, तो इसलिए हम उस हिसाब से ही चलेंगे, इसकी तैयारी में बहुत ज़्यादा आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगना चाहिए। ठीक है, सो बस ध्यान से अगर किया, सिलेबस पूरा किया, इट विल बी इजी। सेक्शन ए, सेट ए हमने लिया है यहाँ पे। ठीक है, और 69th बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, फर्स्ट क्वेश्चन टेल्स यू, ask you the concept of sorry, मुझे पेन बदलना ही पड़ेगा, I'll choose green. The concept, yes, the concept of DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, कहाँ से लिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? कि आई थिंक बच्चे भी इसका आंसर कर सकते हैं। दिस इज आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी। ठीक, सो दिस इज इजी, इसमें तो कोई जान ही नहीं है, आयरलैंड। ठीक है, सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज। अब देखो सिक्किम के ऊपर कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, आई गेस हर साल के जो पीवाईक्यूज में देख रहा हूँ उसमें सिक्किम बहुत बार आया है। नॉट ओनली बीपीएससी, सीडीएस ले लो, एनडीए ले लो, यूपीएससी ले लो इनफैक्ट। ठीक है, जियो साइंटिस्ट हो गया, सब में सिक्किम जरूर पूछा जाता है क्योंकि सिक्किम इज सच ए हॉट टॉपिक। ठीक है, सो देखो अब सिक्किम से रिलेटेड दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, एक 35th है और एक 36th है। ठीक है, तो यहां भी पूछ सकता है आपसे। 35th में क्या होता है कि सिक्किम जो है वो एसोसिएट स्टेट बन जाता है, नॉट ए फुल फ्लेज स्टेट। फुल फ्लेज स्टेट बन जाता है वो 36th अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, फुल फ्लेज स्टेट बन जाएगा वो 36th अमेंडमेंट एक्ट से, और ये होता है 1975 में। सो 1975 में सिक्किम बिकम्स अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सो दिस इज इट, और ये काफी इजी है। 1976 आपको पता ही है किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम। देखो कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर पूछा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस बनाए हैं, काफी लंबा क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि एक पेज के एक साइड में पूरा यही क्वेश्चन था, सिर्फ एक क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज अ 5 member बॉडी, 5 लोगों की बॉडी है, which is headed by the incumbent chief justice। incumbent मतलब जो बैठे हुए हैं अभी कुर्सी पे हैं, उनकी बात हो रही है, of India CJI, and comprises 4 other senior most judges of the court यानी कि सुप्रीम कोर्ट, नॉट हाई कोर्ट नहीं लिखा है यहाँ पे, एट दैट टाइम। सो दैट इज ट्रू, कॉलेजियम सिस्टम में 5 लोग होते हैं, एक सीजे होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजेस आर देयर, दैट इज द कॉलेजियम सिस्टम। सो पहला स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, देयर इज नो डाउट इन दैट। द पार्लियामेंट बाई लॉ हैज इवॉल्व द कॉलेजियम सिस्टम। नाउ अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ाई की है तो आपको लगेगा कि यस पार्लियामेंट ने बाई लॉ बनाया होगा, बट दैट इज नॉट द केस। पार्लियामेंट ने कॉलेजियम सिस्टम नहीं बनाया है, ये जजेस ने, जुडिशरी ने थ्रू जजमेंट्स ये बनाया है, जिसको जजेस केसेस कहते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट जजेस केस 1981 में आता है और उसी से इवॉल्व होता है कॉलेजियम सिस्टम। सो सेकंड स्टेटमेंट हो गया गलत, और सेकंड जैसा ही गलत होता है तो एक ऑप्शन तो आपका आउट हो गया।
और पहला सही है तो यानी कि या तो अब ये सही होगा या ये सही होगा, ये भी आउट हो गया। ठीक है। The judges of the Supreme Court and High Courts are appointed only through the collegium system, not appointed. Appointment का काम collegium system का नहीं होता. They only suggest the names. ठीक है, names they suggest. Few names होते हैं, उसमें से कोई भी अपॉइंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा. प्रेसिडेंट अपॉइंट्स एक्चुअली द जजेस. सो कॉलेजियम सिस्टम वाली जो ये बात है वो भी अगेन गलत हो जाएगी. ठीक है, प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करते हैं वो गलत हो जाएगा. The collegium system was introduced in the year 1993. पीएन भगवती नहीं, पीएन भगवती पीएलआई के लिए सॉरी पीएल के लिए जाने जाते हैं. नॉट फॉर जजेस केस, नॉट फॉर कॉलेजियम सिस्टम. कॉलेजियम सिस्टम 1981 से स्टार्ट होता है जजेस केसेस, एंड उसके बाद वो उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व होते होते अभी वाले कॉलेजियम सिस्टम का जो फॉर्म है हमारे पास मिल जाता है. सो 4 इज ऑल्सो रॉन्ग, 3 इज ऑल्सो रॉन्ग, सो ओनली 1 इज द राइट आंसर. ठीक है, सिर्फ 1 इसका सही आंसर हो जाएगा. आई होप कि ये क्लियर है. दिस वॉज इजी बट नॉट वेरी इजी, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था एंड दिस वाज इंटरेस्टिंग. अगला देखते हैं. ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 42nd अमेंडमेंट, और ऐसा कहा जाता है कि 42nd अमेंडमेंट इज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट को कहा जाता है. It added three words to the preamble: socialist, secular and integrity. That is true. 42nd amendment से 3 words जोड़े जाते हैं preamble में. That's exactly true. It added 8 fundamental, नहीं 8 नहीं ऐड किया है, 10 किया है. ठीक है, आई थिंक ये बहुत ही इजी कैच था, इसको तो हर किसी ने फिगर आउट कर लिया होगा कि भाई यहाँ पे तो कुछ गलत है. 8 नहीं 10. ठीक है, फिर आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A में ऐड किया जाता है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज. इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 39A, 43A एंड 47. नहीं देखो, अब कैसे स्मार्टली आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हो गलतियां इसमें. जब भी कोई नई चीज ऐड की जाएगी तो उसके लास्ट में ए जरूर लिखा होगा. ठीक है, क्योंकि ऐड करने का मतलब ही होता है अमेंडमेंट के थ्रू जब ऐड होता है, सो ऑब्वियसली एक ऑलरेडी आर्टिकल होगा उसमें कुछ नया ऐड किया जाएगा. सो वो उसी के अंदर ऐड किया जाता है. तो 30 में 39 में 39A ऐड किया गया, 43 में 43A ऐड किया गया, और एक 47 नहीं 48A ऐड किया गया. 3 आर्टिकल ऐड किए गए हैं, 43A, 49 सॉरी 39A, 43A एंड 48A. ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं यहाँ पे. ठीक है, फ्री लीगल जस्टिस. ठीक है, ये है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. ये है 48A है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. 3. ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये, इस चीज में गलती मत करना क्योंकि ये बार बार ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फोर्थ कहता है इट ग्रांटेड पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई मेंबर्स. ये आर्टिकल 192 की बात कर रहा है. ठीक है, डिस्क्वालीफाई मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. दैट इज ट्रू. ठीक है, सो इनकरेक्ट पूछा है ना, सो इनकरेक्ट हो गया तो पहला तो सही है, तो पहला अगर सही है तो ये दोनों आंसर हो नहीं सकते. ठीक है, तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है, सो 2 and 3 रॉन्ग, सो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा. 4 तो सही है क्योंकि ये आर्टिकल 192 की बात कर रहा है. एंड इट इज ट्रू एक्चुअली कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के प्रेसिडेंट के पास राइट होता है अगर डिस्क्वालिफिकेशन 10th शेड्यूल के बाहर की है. ठीक है, 10th शेड्यूल की बात नहीं है अगर, तो डिस्क्वालिफिकेशन में प्रेसिडेंट इज द अथॉरिटी. ठीक है, एंड गवर्नर इन स्टेट असेंबलीज. ठीक है, सो आई होप कि ये क्लियर है. इसका आंसर सी होगा. 2 and 3 रॉन्ग, 1 and 4 करेक्ट. क्या कहता है अगला? द स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर ए कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब. शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कर रहा है. इंडिकेशंस ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स, मतलब ये पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि वो प्रिमिटिव ट्राइब है या नहीं, शेड्यूल्ड ट्राइब है या नहीं. तो इंडिकेशंस ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स, प्रिमिटिव मतलब काफी बैकवर्ड ट्रेड्स है, जैसे लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, पत्थर की उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है हंटिंग के लिए वो भी काफी प्रिमिटिव है. घर, उनके जो घर का स्टाइल है वो प्रिमिटिव है. द क्लॉथिंग इज प्रिमिटिव, एजुकेशन, दीज थिंग्स आर इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स. डिस्टिंक्टिव कल्चर, यानी कि उनका कल्चर हमारे कल्चर से बिल्कुल अलग है. डिस्टिंक्टिव कल्चर. शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि वो मेन स्ट्रीम पब्लिक के साथ आना नहीं चाहते. दे आर हैप्पी विद देयर ओन लाइफ एंड देयर ओन कल्चर, देयर ओन जंगल. वो जंगल में अपना काम कर रहे हैं, दे आर हैप्पी. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो देयर. बैकवर्डनेस एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ऑब्वियसली बैकवर्डनेस तो होगा ही. ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नॉट इंडिकेशन. आइसोलेशन यानी कि ऐसी जगह पे रहते हैं जैसे अंडमान एंड निकोबार, आइसोलेटेड है कंप्लीटली. ठीक है, वहां पे उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है. राइट, सो all these four are there in Lokur committee recommendation.
ठीक है, 1965 लोकल कमेटी रिकमेंडेशन में। और एक पांचवा भी था, एक्चुअली इन्होंने 5 दिए थे। पांचवा था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में, कि उनका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो काफी स्लो है, काफी बैकवर्ड है। सो इन दैट 5 केसेस, इनका इन ऑन द 5 पैरामीटर्स आप डिसाइड कर सकते हैं समवन इज शेड्यूल्ड ट्राइब और नॉट। जब डिक्लेयर करेंगे तो ये चीजें ध्यान में रखी जाएंगी, राइट। सो आई गेस कि ये क्लियर है। लोकुर कमेटी इज द थिंग। पांचवा, इसमें 5 पैरामीटर्स है, पांचवा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, 4 आपके पास ऑलरेडी है। और ये चीजें याद होनी चाहिए, एक्चुअली मेंस में भी काम आएगा जब आप लोकल कमेटी का भी मेंशन करेंगे। 5 पॉइंट्स जस्ट मेंशन कर दीजिए, आपके 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, ओके। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल द एबव विल बी द राइट आंसर। अगला है, फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया। एक और भी हमने देखा था रेफरेंस वाला, और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर फिर से पूछा है कि किससे लिया है। हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। यूनाइटेड किंगडम से हमने लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। कनाडा से हमने लिया है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग यूनिट, स्ट्रॉन्ग यूनियन। ठीक है, ये सारी चीजें हमने ली है। यहाँ से हमने डीपीएसपी लिया है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमने कॉपी करी है। और यूनाइटेड स्टेट्स से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सो अगेन ये भी काफी इजी था, दिस वाज इजी, इजी पीजी। Untouchability is abolished by which of the article of the Indian Constitution? Article 14 equality, Article 15 discrimination के against है, Article 17 untouchability, Article 22 protection against arrest, protection against arrest। ठीक है, सो अनटचेबिलिटी के लिए पूछा है, सो आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स तो याद होने ही चाहिए, अदरवाइज आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं ढंग से। The authority to determine the number of judges in a high court rests with which of the following entities? Number of judges, ठीक है, ये अथॉरिटी होती है। आपको बहुत कंफ्यूजन लगेगा, सबसे पहले बहुत सारे लोग कह सकते हैं नहीं चीफ मिनिस्टर पे कोई नहीं जाएगा, प्राइम मिनिस्टर पे भी लोग नहीं जा सकते। ओह, इस पे चीफ जस्टिस दिया ही नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे चीफ जस्टिस होना चाहिए था, दैट कुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। बट एनीवेज आपको पार्लियामेंट लग सकता है क्योंकि पार्लियामेंट कानून बनाएगा। बट दिस इज द प्रेसिडेंट हु डिसाइड्स हाउ मेनी जजेस विल बी देयर। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एंड ही आल्सो मेक श्योर हाउ मेनी जजेस विल बी देयर अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड एंड ऑल दिस थिंग्स। सो प्रेसिडेंट इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी, सो आंसर इज ए, प्रेसिडेंट, नॉट पार्लियामेंट। The fifth schedule deals with the governance and protection of the interests of which specific group of people? फिफ्थ शेड्यूल के बारे में पता है आपको, फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल जो है वो शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरियाज के बारे में है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट नहीं है उसमें, शेड्यूल कास्ट नहीं है, रिलीजियस माइनॉरिटीज की भी बात नहीं करी गई है, शेड्यूल ट्राइब्स है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की भी बात नहीं गई है, नहीं की गई है। सो इट इज सी, शेड्यूल ट्राइब्स, दैट इज who are taken care of in their interest through fifth schedule and sixth schedule दोनों से। ठीक है, so it is scheduled tribes. In which cases did the Supreme Court of India give for the first time the doctrine of basic structure of the Constitution? Basic structure of the Constitution for the first time. This is case Swananda Bharti case. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम आता ही है केशवानंद भारती केस से। यहाँ पे और भी बहुत सारे नाम हैं, ये सारे रिलेटेड हैं इस केस से। पर बेसिक स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम आता ही है केशवानंद भारती केस में, उसके पहले वो आइडिया आता ही नहीं है। ठीक है, उसके पहले डिसाइड होता रहता है क्या अमेंड कर सकते हैं, क्या अमेंड नहीं कर सकते हैं, क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, क्या अमेंडमेंट जो हो चुका है उसको एक लॉ माना जाएगा, क्योंकि लॉ ही एक फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर सकता है। तो ये सारे डिबेट्स चल रहे थे। ठीक है, पर केशवानंद भारती केस में ही बात आती है बेसिक स्ट्रक्चर की, सो आंसर हैज टू बी बी। ठीक है, उसके बाद आई थिंक दिस इज द लास्ट, नहीं अभी और भी है। कुछ पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिया मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी एंड ऑल इंडिया एआईटीसी। अब इसके बारे में पूछा गया है कि इसका फाउंडेशन ईयर, आई डोंट थिंक इसको याद भी रखना चाहिए आपको, इतना सारा लोड दिमाग पे नहीं लेना चाहिए, बट आंसर इज ए। ठीक है, तो इसका ये सही है। बी का थर्ड कम्युनिस्ट पार्टी का 1925 है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये तो एक्चुअली याद भी था, आई थिंक इसी से आंसर आ जाना चाहिए था। ओ यस, आंसर तब भी आ जाता। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, ये तो याद है क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है बहुत बार। सो 1925 याद है, और जैसे ही ये याद होता है तो आपका इज द आंसर।
ठीक है, सो ऑन दैट बेसिस इसको ये डेफिनेटली आंसर किया जा सकता है। अगर ये नहीं होता इट कुड हैव बीन रियली डिफिकल्ट कि इसको कैसे फिगर आउट किया जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसको, लकीली उन्होंने सवाल अच्छा बनाया कि आप याद कर सकते हैं। अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज मदर टंग एक्सेप्ट हिंदी एंड इंग्लिश। वो लिखा नहीं यहाँ पे, पर मतलब ये है कि अगर उनको हिंदी या इंग्लिश में बात करना नहीं आता तो स्पीकर, सॉरी, द स्पीकर विल अलाउ द मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन वट एवर लैंग्वेज ही इज कंफर्टेबल विथ। ठीक है, सो ये होता है आर्टिकल 121 पे। ठीक है, ये तो मनी बिल है, ये मनी बिल है। और यहाँ आर्टिकल 122 में आई एक्चुअली फॉरगॉट 122 में क्या है, पर आर्टिकल 121 में स्पीकर विल अलाउ मनी बिल, बोथ वन भी नहीं होगा, सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर सी है। I'll look into that article 122. Which of the following is are the consequences of invoking article 360? article 360 यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो रही है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो रही है, पूछा जा रहा है कि क्या क्या होगा उसके बाद। द प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट्स टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉइज सर्विंग इन कनेक्शन विद द स्टेट अफेयर्स। लुक्स करेक्ट, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो ऑब्वियसली स्टेट जो है अपना पैसा खर्चा कम करेगी। मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट रिक्वायर्ड। नहीं, जो मनी बिल्स पास किए जा रहे हैं वो ऑब्वियसली रिजर्व किए जाएंगे फॉर द परयूजल ऑफ द प्रेसिडेंट। सो ये गलत हो गया, एंड जैसे ही गलत होगा तो टू नहीं हो सकता, टू नहीं हो सकता, ऑल भी नहीं हो सकता, सो अगेन आंसर आ गया 134। बट हम देख लेते हैं। The president can issue direction for the reduction of salaries, allowances, a class of employees serving in connection with the affairs of the union, including the judges of the Supreme Court and the High Courts. That's true. Money bills or other financial bills are to be reserved for the consideration of the president. ये तो वही है जो यहाँ पे नहीं था. So again 134 is correct. So answer is A. I think this was easy. जैसे आपने इसको figure out किया, it becomes easy. ठीक है. Last one I think. Who among the following was not the member of cabinet mission? Cabinet mission में तीन लोग थे, लॉरेंस, अलेक्जेंडर एंड क्रिप्स। ठीक है, एंड्रयू भैया नहीं थे, सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यही साहब नहीं थे, एंड्रयू साहब नहीं थे, क्रिप्स थे, लॉरेंस, अलेक्जेंडर ये सब थे, एंड्रयू नहीं थे, तो एंड्रयू इज द राइट आंसर। ये कब पूछा गया है, कहाँ पे पूछा गया, लिखा नहीं, आई थिंक ये ईपीएफओ का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आई गेस ये ईपीएफओ का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा था एक बार ईपीएफओ के पेपर में। बट एनीवेज, सो इस तरीके से हमने 69th का 69th का हमने यहाँ पे देखा पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राइट। इसके बाद हम 68, 7, 6 इस तरीके से देखेंगे, एंड देन वी विल मूव टू द डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट सब्जेक्ट। एंड आई होप कि आपके लिए यूजफुल है, दिस इज वर्किंग इन योर फेवर, and this is actually we are putting a lot of effort to make sure that this is going to be helpful for your 72nd BPSC. So see you in the next video. Till then, bye bye, take care.